अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहे सेनेटर रहमान मलिक साहब, जेको अॻूणो घरू सेक्रेटरी आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻुवाण पिणु आहे। जॾहिं त हिन पंहिंजी वज़ारत जे दौरान काफ़ी हिकु एक्टिव रोल अदा कयो ऐं जेके बि मिनिस्टर हुआ, जेका बि काबीना हुई, उन में तमामु घणो हिकु सरगर्म किरदारु अदा कयो। जॾहिं त घरू जेका पार्लियामेंट जी कमेटी आहे, उन में बि कश्मीर इशू हुजे, पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी हुजे या घरू मामला हुजनि, इन हवाले सां तमामु घणो हिकिड़ो सरगर्म किरदारु अदा कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। अस्सलाम वालेकुम गौर साहब, कैसे हैं? थैंक यू। आपकी विसाजत से मेरे सारे सिंधी बहन भाई, आई लव देम। थैंक यू। सिंध के लोग आपको सिंध से इलेक्ट करके और यहाँ इस्लामाबाद के ऐवानों में पहुँचाते हैं, तो इस हवाले से आपको सिंधी बात कर दूं, मैं सिंधी हूँ क्योंकि मैं पढ़ा वहाँ से, मेरा शनाख्ती कार्ड वहाँ का है। तो जब लोगों ने इतराज़ किया जी ये तो उधर से आए थे, तो फिर तो सब लोग ही माइग्रेंट हैं, जानती है ना वहाँ के। तो मैं भी एक माइग्रेंट हूँ और पढ़ाई के बाद मेरा आईडी कार्ड भी, पढ़ा भी वहाँ से, तो इसलिए मेरा राइट था, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ा। ये बात गई सुप्रीम कोर्ट तक, सेटल हुई ये बात। अच्छा, बात करते हैं आजकल अफ़गानिस्तान का मामला बहुत ही हार्ट इशू है और पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा हसास है कि अफ़गानिस्तान में जो नेटो का इनखला हो रहा है, उसके बाद आपने इससे पहले काफ़ी अरसा पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिकन वहाँ से नेटो अगर बग़ैर प्लानिंग के चले गए तो फिर दहशतगर्दी फैलने का खदशा है। तो वो सिम्टम नज़र आ रहे हैं और आपकी बात सच हो गई। क्या कहेंगे, इस सारी सूरत-हाल को पाकिस्तान कैसे फेस करेगा? देखें, सबसे पहली बात यह है कि मेरी भी, आपकी, सबकी ये दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की, जल्दबाजी से काम लिया और जो बग़ैर एक इंटरम सेटअप बनाए हुए विड्रॉल करके चले गए। अब मैं इसको थोड़ा एज ए एनालिसिस्ट इसको ऐसे देखता हूँ, क्या अमेरिका नहीं चाहता था कि अमन हो? अगर अमेरिका चाहता कि उनके जाने के बाद अमन होता, तो इस पोजीशन में तो था वो कि वो एक छोटी सी इंटरिम गवर्नमेंट बना लेता। देखें, वो तालिबान से भी बात कर रहा था, गवर्नमेंट से भी बात कर लेता था। ही वुड शुड हैव पुट हिज फुट डाउन। सारी दुनिया उसके साथ थी। कहते जी 3 महीनों के लिए एक सेटअप बना दें, बिल्कुल वैसे जैसे 1996 में बना था, इफ़ यू रिकॉल। और उसके बाद छोटी मोटी वहाँ पे चलती रही, लेकिन फिर भी संभलती गई चीज़ें। लेकिन अब अगर ये जो माहौल बना हुआ है, देखें, एक तरफ अबू सयाफ है, एक तरफ दोस्तों का बेटा है, एक तरफ जो आपके पंशेरी अपने तौर पे लगे हुए हैं, जो पख्तून साइड है वो अपने तौर पे लगी हुई है। तो इतने नंबर ऑफ मल्टीपल फैक्शंस देयर। और काबल के इर्द गिर्द जो वॉर लॉर्ड है, उनको अशरफ गनी ने बहुत असला दे दिया है, और वो जो असला दिया हुआ है वो नेचुरली इस्तेमाल होने के लिए दिया है। तो अगर ये खदान खास्ता मार्च करते हैं अफगानिस्तान में दूसरे इलाकों से टुवर्ड्स द कैपिटल यानी काबिल, तो वॉर लॉर्ड रेजिस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं ये देखूं कि पोजीशन क्या है तालिबान की, तो मैं ये कहता हूं, दोबारा आप प्रेडिक्शन की बात करें, यानी विद वायलेंस और विदाउट वायलेंस एमिनेंट है कि ये तालिबान काबल पे कब्जा करेंगे और ये जाएंगे काबल में। तो ऐसे लग अच्छा, अब जब हैं तो देखना ये कि इनकी जो फौज है, वो कहते हैं हमारी 3 लाख फौज है। मैंने अभी चेक करवाया था, उसमें से वहाँ भी गोस्ट एम्प्लॉय काफ़ी हैं, जो मतलब अपने आप को फौजी कहते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं, तो अपने महीने के बाद अगर तनख्वाह ले लेते हैं। अगर उन सबको निकाला जाए तो वो 200,000 वो हैं। तो बेसिकली उनके पास 1 लाख फौज है। 1 लाख से भी जो मुख्तलिफ इलाकों में थी अफगानिस्तान में, वो तो सरेंडर कर चुके हैं। अब ये डिपेंड करती है इस वक्त गवर्नमेंट जो है, और ख़ास तौर पे जो अमरुल्ला साले है, जो कि एनडीसी का हेड था, बाद में इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा, वो असल में बेसिकली एजेंट है इंडिया का। और मैं आपकी इतला क्लियर करता जाऊँ कि जब ये इंडिया में था तो ये एक रेडियो चलता था एंटी पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा करता था। तो ये अमरुल्ला जो साले हैं, ये उसको हेड करते थे। तो फिर उसके बाद और भी उन्हें बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तान के खिलाफ, एंटी पाकिस्तान जो है वो अंजाम दिए। तो मैंने कल उसका एक ट्वीट देखा,
तो उसको मैं जवाब दिया है कि अब मुझे ज़्यादा ना मजबूर करो, आई एग्जैक्टली नो यू हु यू आर। और दूसरा ये है कि ये जितने भी हैं ये पैसे बचाने के चक्कर में हैं, इन्होंने बहुत पैसा स्टील किया है, स्टोलन मनी, जो कि इनकी काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई हुई है। और अब देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में सारे फंसेंगे ये। अच्छा, ये बताएं कि बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पे हेल्प भी करता है, फिर बाद में इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाए जाते। कतर में तालिबान को टेबल पे बिठाना तो पाकिस्तान बड़ा सरांखों पे था, उसके बाद जब वो अब जाने लगे हैं, नेटो फोर्सेस जाने लगी है, तो फिर वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जो शुरू किया मैं उसको ज़रा कंक्लूड कर दूँ कि अब ये जाना जो है इस गवर्नमेंट का ठहर गया है। और मेरे हिसाब से इस वक्त दी ओनली फोर्स जो मुझे अफ़गानिस्तान में नज़र आ रही है वो मुजाहिदी यही हैं, आपके तालिबान हैं। अब वो क्या हैं, अब ज़ाहिर है तालिबान जो हैं वो अपने अफ़गानिस्तान में हैं, गनी भी अफ़गानिस्तान में, ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर ये आपस में तय करने तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये इनके आपस में ना बैठने से जो रेमिनेंट्स आएंगे या कुछ की स्प्लिंटर आएंगे वो पाकिस्तान में बहुत आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान इस सिलसिले में वरीड है कि अगर खाना जंगी जैसे आपने कहा होती है तो वहाँ से जो रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान आएंगे और रिफ्यूजी के कवर में जो टेररिस्ट पाकिस्तान में आ जाएंगे, दैशी यहाँ पे आ जाएंगे इंडियन ब्रांड, तो फिर उसको फिर संभालना ज़रा मुश्किल होगा। तो हमारे लिए मुश्किलात जो हैं बढ़ती नज़र आ रही हैं अगर अफ़गानिस्तान के हालात जल्द अज जल्द ठीक नहीं हो। अच्छा, नज़र तो आता है कि ऐसा होगा, लेकिन ज़ाहिर इंटरनेशनल इदारे होते हैं, इस तरह का वहाँ पे बड़ा बहरान है, रेफ्यूजीज आएंगे, तो अभी तक उनकी कोई एक्टिविज्म नज़र नहीं आ रहा। मैं अर्ज करूँ कि अभी आपका जो सेकंड क्वेश्चन था मैं उसका जवाब दे दूँ कि पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब USSR ने आके कब्ज़ा किया तो हमने बेवकूफ़ी की, हमने जंप कर लिया, अमेरिका की वार में हम आ गए। और उस दिन से जो सफ़र कर रहे हैं और ऐसा हमें वो फुटबॉल की तरह हमें भगा रहे हैं ये कि गन रनिंग हुई, आपने देखा जितना ड्रग चला यहाँ पे, जो हमारे पाकिस्तान के लॉजिस्टिक तबाह हुए, जो हमारी इस वक्त रिफ्यूजीज़ की वजह से पोजीशन ख़राब हुई, वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ये खाना जंगी शुरू होती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रेशर आएगा। तो मैंने अपनी हुकूमत को यही एडवाइस किया है कि आप कोशिश करें कि कैंप्स बना लें कोई 40-50 किलोमीटर के साथ बॉर्डर के, और उधर से ही सबको ट्रीट करें, उनको मेन लैंड में पिछली तरफ आने ना दें। क्योंकि जब पिछली दफ़ा आए थे वो क्राइम भी साथ लेके आए, वो टेररिज्म भी साथ लेके आए, वो ड्रग भी साथ लेके आए, और जो कुछ नेगेटिव हो सकता था वहाँ पे वो आया। इस दफ़ा हमें होश से काम लेना चाहिए और उनको अंदर नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे ईरान ने पिछली दफ़ा उनके पास जो गए थे तालिबान, सॉरी जो उनके लोग बाके गए थे रिफ्यूजीज़, उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया था। अच्छा, तो अभी ज़ाहिर इतने जब रेफ्यूजीज़ आएंगे 8-10 लाख बॉर्डर पे जमा हो जाएंगे, इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जमा हो जाएंगे तो मतलब पाकिस्तान के लिए चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो या उनको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको एक बना के कैंप बॉर्ड वायर कर लें और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कर दें, उनको निकलने न दें वहाँ से। देखो उनकी ज़रूरत तो खाना पीना है, बचना है ना, सांस लेना है ज़िंदगी का, तो उनको सांस भी दे दें, उनको खाना भी दे दें, उनको कैंप्स भी लगा दें, उनकी एंटरटेन भी वहाँ पे कर दें, बच्चों को उनके स्कूल भी वहाँ खोल दें, सारा कुछ कर दें, लेकिन उनको पाकिस्तान की मेन लैंड में ना आने दें। जब दुनिया मदद नहीं करेगी तो शायद हम ये भी नहीं कर सकेंगे। मैं ये पहले अपील कर चुका हूँ, जो रिफ्यूजीज़ कमीशन है, जो कि इंसिडेंटली सेक्रेटरी जनरल UN जो है वो उसका हेड करता है एज ए कमिश्नर, तो मैंने यही कहा है कि ये कैंप पहले बना लें और उन कैंप्स में जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि जो लॉजिस्टिक चाहिए, वो आप पहले अरेंज कर लें वहाँ पे, ताकि जब रिफ्यूजीज़ आएँ तो उनको एक कैंप मिल जाए, हर फैमिली को खाने पीने की चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, वहाँ पे छोटा मोटा मार्केट भी होनी चाहिए, मतलब गिव देम हॉस्पिटल बना दें। तो आई होप कोविड के लिए एक सेपरेट कॉर्नर बना दें जो कोविड ज़्यादा पेशेंट है। ठीक है, वक्फे का टाइम है। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन, वेलकम बैक। सेनेटर साहब, ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बयान दिया, बड़ा मकबूल भी हुआ, कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है, एक बोल्ड डिसीशन भी है।
क्या हम जो इनकार कर रहे हैं और बड़ी बात कर रहे हैं, उस इनकार के बाद हमारे पास तैयारी है जो आफ्टर शॉक? सर मैं तो पहले ही अर्ज करूं, मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं आपको कि अमेरिका ने आपसे बेसिस नहीं मांगे। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अमेरिका ने हमसे हवाई अड्डे नहीं मांगे। ये मैं भी कह रहा हूं और विद फुल कंफर्मेशन कह रहा हूं, और इमरान खान साहब के अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी यही कहा कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे। सर थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, अगर उन्हें हमसे अड्डे मांगने थे तो बलग्राम से क्यों जाते? वन। दूसरा, उनके पास ताजिकिस्तान में भरपूर किस्म का एक मॉडर्न हवाई अड्डा है जो कि उतना ही फैसले पर जितना हम हैं। और दूसरा, अमेरिका इतना एडवांस कर गया अपनी वॉर टेक्नोलॉजी कि उनके जो शिप हैं, वारशिप हैं, उसमें एक वक्त में 30 से 35 जहाज़ होते हैं, जिसमें कोबरा भी लैंड कर सकता है, उसमें जेट लैंड कर सकता है, उसमें इवन F-16 जो है वो लैंड कर जाता है। और लैंड करता है, आप देखिए वो जहाज़ नीचे जाता है, नीचे जहाज़ में जाके बे में वो उधर पार्क हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि वो अगर जहाज़ खड़ा कर लें अपना जो वारशिप है समवेयर नियर गल्फ या गल्फ के अंदर, या इवन ये जो आपका गवादार के आगे बीच वाला कॉमन जो हमारा इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पे खड़ा हो जाए, तो यहाँ से आसानी से क्रूज़ माइल जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं वो दाग सकता है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की कोई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है इस फैक्शन के साथ कि ये शायद रिकॉग्नाइज़ ना करें, लेकिन जो हालात वाक़या नज़र आ रहे हैं और जिस तरह वो सारा असला और वो सारे गाड़ियाँ शाड़ियाँ वगैरह वगैरह सब छोड़ के गए हैं चलती हालत में, तो उससे साबित होता है कि उनको रास्ता दिया गया। अब देखना ये है कि क्या आने वाले वक्त में जो एक्चुअली स्ट्रेटेजिक किस्म की सपोर्ट है वो क्या अशरफ गनी को मिलती है या तालिबान को मिलती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त खित्ते की सिचुएशन है उसमें एक गेम ज़रूर किसी ने कोशिश की कि आपको याद होगा कि एक बड़ी स्टेटमेंटें भी आई, कुछ लोगों से दिलाई भी गई कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के और चाइना के ख़िलाफ़ काम करेंगे, ख़ास तौर पे चाइना के ख़िलाफ़ करेंगे। आपको याद होगा मैंने स्टेटमेंट दी और मैंने अपील की तालिबान से कि हमने आप लोगों की उस वक्त मदद की जब भी पैदा हो रहे थे आप। इधर से जनरल बाबर ने जिस तरह आपको परवान चढ़ाया वो साथ तो ना भूलो। तो अब चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, CPEC हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन किस्म का मनसूबा है, तो उसको तो नहीं नुकसान पहुंचना चाहिए। शुक्र है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि तालिबान किसी भी सूरत में चाइना पे किसी किस्म का अटैक या कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। और आपने देखा कि मैं हमेशा कहता था पाकिस्तान में दाइश है और सब लोग मुझे अभी भी नहीं मानते। नहीं खैर अभी तो मानते हैं, मेरे सामने तो पहले दिन से मानते हैं। गवर्नमेंट डिनाइल में रही और मैं नहीं नाम लेना चाहता, मुझे कहा गया कि मलिक साहब अभी आप ना बोलें। बहुत जो गवर्नमेंट पास की थी मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, इनके साथ तो मेरी सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब तो एक अवेज़ा चीज़ है ना। अब देखें जो वहाँ पे वाक़यात हुए सिंध में, चाइनीज़ पे ऊपर कौन थे? दैशी थे। ये इंडियन ब्रांड दैश वाले हैं, ये इंडियन ब्रांड्स। उसके बाद आपने देखा गवादार में कार में धमाका हुआ, उन्होंने किया। कोयटा में अगवा किए चाइनीज़, इन्होंने किया। और आप देखें ये जो वाक़या हुआ है दासू में, उसमें 9 चाइनीज़ हमारे भाई मारे गए, वो किन्होंने किया? दैशी ब्रांड जो है इंडियन ब्रांड है। तो अब इंडिया ने ये सोचा कि अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, आप माशाल्लाह एक बड़े समझदार और अच्छे एंकर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इस पूरे माहौल में अफ़गानिस्तान की तो तालिबान की बात होती रही, दूसरे फैक्शन की बात हो रही, किसी भी स्टेशन से ना इंडिया से ना अफ़गानिस्तान से दाइश की बात किसी ने नहीं की। जो मैंने उठाया मामला कि भाई सब बोल रहे हो एक ऐसा फैक्शन जो लीथल है और आने वाले वक्त में एक मॉन्स्टर के तौर पे सामने आएगा, और आया वो, और हमें उसकी फील अभी मिली दासू में। अच्छा, गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वो बात इस तरह हसास मामला पे ये इस तरह की बात क्यों नहीं करते? कौम भी अलर्ट हो जाए, मेरी बात इदारे भी अलर्ट हो जाए। गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट तो नहीं ना, मैं तो अपोजिशन में हूँ। तो अपोजिशन तो हमेशा वो बात करती है जो खुल के सामने आनी चाहिए। और मैं तो जब गवर्नमेंट में भी था तो मैं खुल की बात करता था, मैं होल्ड ही करता था। कई दफ़ा लोग कहते थे मलिक साहब इतने वोकल ना हो। अब मुझे अभी भी थ्रेट्स मिलती हैं कि फ़लाँ एजेंसी आपको मार देगी बाहर की,
ना लिखो इतना। आप देखें ये आर्टिकल पढ़े हुए ले जाइएगा सारे, इसमें पॉलिटिकल बॉम्ब एंडेंजरिंग साउथ एशिया पीस, ये मैंने जो कहा इसमें वो सारा ठीक हो रहा है। ट्रैप्ड अंडर इंडियाज डर्टी ट्रिक्स, ये आपके जो अशरफ गनी है उसके अफगान पीस के मतलब। फिर लेट द वर्ल्ड नॉट बी बर्न्ड, ये है। उसके बाद इसकी दी बिसीचिंग प्रेसिडेंट जो बाइडन फॉर पीस। उसके बाद ये सादिक और अमीन जो है जिस तरह हमारे रीजन में चल रहे हैं उसकी बात की है। इसके बाद रिसर्जेंट ऑफ टर्की, द यूएस एंड अफगानिस्तान। मुझे बताएं कि हर वो टॉपिक जो इस वक्त रिलेटेड है अफगानिस्तान से, मैंने उस पर बात की है। द राइज एंड फॉल ऑफ तालिबान, इस पे दिया। फिर मैंने ये एब्सेंस ऑफ विड्रॉल स्ट्रेटजी, ये जो चीज़ें आप मुझे सवाल कर रहे हैं ये मैंने इन सारे आर्टिकल की सूरत में डाला जो कभी ये किताब बन सकती है। तो ऐसे नहीं, बड़ी तजर्बे के साथ, क्योंकि मैंने खुद ये सारा कुछ ज़ाहिर है आपने इनपुट दिया है। मैं ये बात आपसे कहने वाला हूँ कि पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं, इसलिए कि वन बेल्ट वन रोड इज नॉट एक्सेप्टेबल बाई सर्टन वर्ल्ड पावर्स, ठीक है। दूसरा, जो अभी इंडिया ने भी बयान दिया था कि हमें वन बेल्ट वन रोड मंजूर नहीं है, और इंडिया ने पहले ईस्ट लद्दाख से कोशिश की, चाइना पे अटैक किया, और उनका ख्याल ये था कि वो जो हमारी सी पैक रूट है इसको कट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तानी ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स देखे उसमें, तो वो पीछे हट गए। अब उन्होंने देखा कि नहीं, गुरिल्ला वार करते हैं। तो अब गुरिल्ला वार में उन्होंने दैश को ट्रेन किया अफगानिस्तान में, और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा मनसूबा है जिसमें अरब रुपये उसने खर्च किए। उसके बाद ये दाइश को उठा के बाहर की और अपनी भी वो ले गए इंडिया में। इंडिया में उन्होंने ट्रेन किया और इसको आजमाया उन्होंने श्रीलंका पे, और श्रीलंका का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है कि ये वाक़या जो है इंडिया से हुआ है। इंडिया से दाइश जो है स्पॉन्सर्ड है वहाँ से, लेकिन विद इन 2 डेज पहुँचा अबूदी वहाँ पे, वो जाके माफ़ी तरला किया और वो उन्होंने उस स्टेटमेंट पे मिट्टी डाल दी। चौधरी साहब जैसे कहते हैं हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी की तरह पर जी, काउंटर स्ट्रेटेजी मैं भी आने लगा हूँ उस पर। अब ये अभी जो हमारे लिए जो इशू आ रहा है वो कोशिश करा, इंडिया ने भी कोशिश की कि इंडिया ये इस अंदाज से मूव करे, अपनी फिफ्थ जो वारफेयर है, 5th जनरेशन वारफेयर जो है, इसको हम पे इस्तेमाल करे और चाइना पे करे। उसने किया ये जो वाक़या है, और कोशिश की इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा हो जाए। अच्छा, ये इन्होंने डबल एज बनाया कि ये नाम लग जाएगा तालिबान का और तालिबान के खिलाफ इंडिया हो जाएगा, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान एक हैं, तो ये कुछ मामला बिगड़ेगा। लेकिन उनके ट्रेसेस मिल गए हैं इंडिया के, वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है दासू में, ये जो काम कराया इंडिया ने कराया, और इंडिया ने जो अपने देश अपने इंडियन ब्रांड है वो किया। और आपको याद है एक हफ्ता पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम जीबी का एक अमीर बन गया, कोई उसका जनरल सेक्रेटरी बन गया और उन्हें बुलाया है, पाकिस्तान बना लिया, जिसमें उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं, वो कुछ अफगानिस्तान का एरिया कुछ हमारा एरिया मिला के ना वो अपना एक प्रोविंस और एक अपना एमिरेट्स अपना मुल्क बनाना चाहते हैं कि जी हमारा है। ये बुलाया पाकिस्तान जो है उनकी, यानी दैश पाकिस्तान जो है, जिसने ऐलान किया मैं आपको जाते हुए वो दे दूंगा, वो आपको जो उन्होंने इशू किया अपना हैंड आउट। तो आप सर देखें ना, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने एक दफ़ा मेंशन किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और ये केपी में कुछ लोगों को भी ख़राब करेंगे, बलूचिस्तान में ऑलरेडी कर रहे हैं। और याद है मैंने एक रेडियो स्टेशन बंद कराया था जिसमें बहुत प्रोपेगेंडा होता था, और ख्याल इनका ये था कि हम कुछ करेंगे यहाँ पे। और एक मशहूर कन्वर्सेशन है बिटवीन अमेरिकन एनालिसिस्ट और एक रशियन एनालिसिस्ट, और उसमें वो कहता है कि हम चाइना में वाया माउंटेन्स गैस और एनर्जी नहीं जाने देंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि विल ब्लॉक चाइना टू बिकम वर्ल्ड पावर दैट वे, एक जो इकोनॉमिक टाइकून है। फिर इंडिया अपने आप को कर रहा था कंपेयर, तो उनकी है जो इस वक्त जीडीपी है बट 14.9 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया की है 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स, तो वो तो गैप बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली इंडिया का और जो चाइना का अपना एक मुकाबला है, और उसके बाद फिर चाइना का और अमेरिका का अपना एक मुकाबला है, जो एक बहुत बड़ी इकॉनमी की एक दौड़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये खिता जो है कहीं थर्ड वर्ल्ड वार का शिकार ना हो जाए। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं।
नाजरीन वेलकम बैक। मलिक साहब ये बताएं कि आपने इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पे बहुत सारी हमें बातें बताई और अलार्मिंग चीज़ें भी हैं। इस सूरत हाल में ये बड़ी मतलब बड़ी बड़ी हसास सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान का इशू है, इंडिया एक्टिव है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, 2 सुपर पावर इमर्ज हो रहे हैं, चाइना का है। तो इसमें पाकिस्तान जब न्यूट्रल हो जाएगा तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स क्या आएंगे, पाकिस्तान कैसे बचाव करके कैसे चल सकता है? देखिए, दुनिया में धड़ेबाजी हर जगह होती है। गांव से शुरू होती है नहीं, गांव से शुरू होती है और फिर ये डेवलप होती होती मुल्कों में आती है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। अब डिप्लोमेसी हमारी ऐसी होनी चाहिए थी कि हम सबको ले के चलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सबको साथ लेके चलते। चाइना हमारी मजबूरी है और हो सकता है हम उनकी मजबूरी हों। कभी कभी चाइना का लहजा तल्ख हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं है। खैर वो हम लोग सोचते हैं कि लहजा ख़तरनाक होता है। थोड़ी देर पहले आपने मेरा एक बड़े एंकर चाइना से जो आया था उसके सारे इंटरव्यू देखा और मैं देख रहा था कि आप बड़ी गौर से सुन रहे थे उसको, और वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट थे और सारे वो इंटरनेशनल लेवल के थे और वो सवाल बहुत ही तेज़ तरार और बड़े गहरे सवाल कर रहा था जो उसका जवाब चाहता था, जो मैंने उसको दिए। अब जो आपने सवाल किया कि अवामी सवाल आते हैं, तो न्यूट्रल जो रहना होता है ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी भी हमें चाहिए कि हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबके साथ मिलजुल कर चलें। हाँ, अफ़गानिस्तान हमारा एक ऐसा हमसाया मुल्क है जिसको हम हमसाई से तो निकल नहीं सकते। आप हमसाया तो अपना बदल नहीं सकते किसी कभी भी, तो अगर हम बदल नहीं सकते तो कम से कम अफ़गानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने बड़ी मदद की है आपकी, बड़ी तबाही कराई है, अपनी इकॉनमी की तबाही कराई, हर चीज़ लॉजिस्टिक्स से लेके हर चीज़ हमने आपको दी, और अब आपका वक्त है कम से कम आप तो कम सही बिहेव करो। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये एक पीसफुल इलाका बन जाए, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मिलकर बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। मैं सिर्फ अफ़गानी बहन भाइयों को एड्रेस करूँगा और ये कहूँगा कि इंडिया कभी किसी का नहीं हुआ। इंडिया सिर्फ अफ़गानिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है, उसके सॉइल को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए और कश्मीर से नज़र जो है वो दूर रखने के लिए। और अभी देखें कि हम तकरीबन 70 साल से इंडियन पिच पे खेल रहे हैं कश्मीर पे। हमने अपनी पिच नहीं बनाई, जिसे काउंटर स्ट्रेटजी का नाम अभी आपने दिया है। मुझे बता दें कि हमने कोई पिच अपनी बनाई? नो, हम एक ही सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आए, उस पर जोर देते हैं। क्या हमने कोई आगे और बढ़े? और मैंने जब कहा था कि जब मोदी आएगा तो ही इज़ गोइंग टू एक्चुअली बिकम मोर लीथल, और कुछ लोगों ने अपोज किया कि ये गलत कह रहा है। मैंने मोदीज वॉर डॉक्ट्रिन में जो आज हो रहा है मैंने बता दिया। मेरी किताब दैश में आप ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ये जो वाक़यात हो रहे हैं अभी या वाक़यात होंगे मैंने प्रिडिक्ट किए हुए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती ना इंडिया को पसंद है ना बाहर के मुल्कों को पसंद है। तो ये एक ही चीज़ होती है आजकल डिसबैलेंस करने के लिए, तो आपको पता ना गुरीला वारी चलती है। क्या अमेरिका डायरेक्ट बमिंग नहीं कर सकता था सीरिया पे उस वक्त घर बैठे हुए थ्रू ड्रोन्स? लेकिन आप देखिए उन्होंने भी वहाँ दैश क्रिएट की, दैश गई वहाँ पे, वही अलकायदा जो उनका दुश्मन था वो जाकर उनके लिए लड़ा। ये ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने उसको टर्की के प्रेसिडेंट को कहा था, मैंने कहा डोंट डू दिस, क्योंकि दे आर गोइंग टू कम बैक टू हाउंड यू, और ये मॉन्स्टर बन को आपको काटेंगे आके, आप समझ नहीं सकेंगे। उस वक्त तो नहीं माने, बाद में कहा नहीं, यू वर राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि जब कोई आप ऐसे लोग ट्रेंड होते हैं मिलिटेंट्स, वो जब ट्रेंड हो रहे होते हैं आप समझते हैं हमारे हैं, क्योंकि पैसा आप दे रहे हैं, खाना आप दे रहे हैं, कपड़े आप दे रहे हैं, उनका ख्याल आप कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि दे आर लाइक योर सर्वेंट्स। लेकिन जब वो ट्रेंड हो जाते हैं वो किसी के नहीं होते, वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे मुजाहिदीन को ट्रेन करके लड़ाया, बाद में वो तालिबान बने, तालिबान से अलकायदा बने, अलकायदा से अब दैश बन गए। ठीक है, आपने कहा कि न्यूट्रल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिप्लोमेसी के साथ चलना होता है। मौजूदा हुकूमत आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में उस विजडम के साथ आगे बढ़ रही है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो अमेरिकन रिलेशन हो या चाइना से रिलेशन हो, या ऐसा तो नहीं है ना खुदा ही मिला ना विसाल? नहीं दें, वो आपने लास्ट वाला जो है ना खुदा ही मिला ना विसाल यार, वो आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है। देखें, आपकी जो कामयाब पॉलिसी, आपकी जो पाकिस्तान की या मुल्क की ज़रूरियात होती हैं उससे पता चलता है। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? कश्मीर का। कश्मीर में क्या हमने
मुस्लिम उम्मा को या मुल्कों को कन्विंस करके कोई रेजोल्यूशन पास कराया? नो। हम अभी तक ह्यूमन राइट्स की किसी बॉडी को कश्मीर में नहीं ले जा सके क्योंकि हम अपने साथ दोस्तों को, मुल्कों को मिला नहीं सके। हमने फैटफ में मैंने चीखता रहा कि आप अपनी PR बढ़ाएं, लेकिन इंडिया ने जो किया वो आपके सामने है। आज उनके जो जयशंकर जो उनका है फॉरेन मिनिस्टर, कल उसने कहा है जी कि हमने करवाया उसको ग्रे लिस्ट में दोबारा पाकिस्तान को, इट स्टैंड्स डेडिकेटेड टू अस। तो अब अगर ये बात है तो क्या हमारी कहाँ चली गई फॉरेन पॉलिसी? हम कहाँ चले गए? हमने तो अमेरिका में जाके कहा जी कश्मीर बस वापस आएंगे तो मिल जाएगा, पता लगा कुछ वहाँ कुछ और ही हो गया। उन्होंने आते कश्मीर देने की बजाय हमारा उसका स्टेटस ही सारा ख़त्म करा। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देता है, वज़ीर आज़म साहब दूसरी स्टेटमेंट देता है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी सारी दुनिया में इतनी तवज्जो दी जाती है। आप लोग तब्दीली चाहते थे, इससे बड़ी तब्दीली क्या चाह सकते हैं? और आप कि फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर मिनिस्टर अपनी अपनी तब्दील शुदा स्टेटमेंट देते हैं, तो एक स्टेटमेंट पे शायद वो समझते हैं कि ये काम नहीं करेगी, तो तब्दीली की हुई स्टेटमेंट, तब्दील की हुई स्टेटमेंट नेचुरल तब्दीली समझते हैं आप समझते। देखिए, हुकूमत की 2 मिनिस्ट्रियाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो आपने भी की हुई है और फॉरेन मिनिस्ट्री, तो फॉरेन मिनिस्ट्री का हाल आप देख रहे हैं और इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो सियासत पे ज़्यादा बोलते हैं, अपने डिपार्टमेंट पे कम बोलते हैं। सर उनका डिपार्टमेंट सियासत है तो सियासत पे बोलेंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि मैं कभी भी अपने पुराने कोलीग पे, यानी जो मेरे बाद आते हैं, मैंने कभी कोई बात नहीं की। आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे वो कामयाबी से अब मिनिस्ट्री ऑफ टीजी गुजारे और मुल्क के लिए भी खिदमत करें। लेकिन आने वाला जो वक्त नज़र आ रहा है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं स्टेटमेंटें देखता हूँ वो आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ। और हमने कहा कि हम डेलीगेशन भेजेंगे कश्मीर के लिए, कहाँ वो डेलीगेशन गए। अब अल्लाह करे कि हम कश्मीर को आज़ाद करा सकें। चलो कम से कम आज़ाद नहीं करा सके, उनको रिलीफ तो दिलाएं। 600 दिन हो गया वो जेल में पड़े हुए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी। कश्मीर इज़ अंडर वेरी 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 हार्ड कर्फ्यू। क्या हम गए UN में एक रेजोल्यूशन ले गए कि इनको कर्फ्यू हटाओ? तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, एक और बड़ी चीज़ देखें गौर साहब, टिट फॉर टैट अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे तो दुनिया खा जाएगी आपको। देखें, फैटफ में मेरे साथ ज्यादती हुई और बहुत सख्त ज्यादती हुई। कश्मीरियों में जो ब्रुटैलिटीज़ हो रही हैं, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, उसके खिलाफ हम क्यों नहीं जाते ICJ में? हुकूमत को क्या डर है? किससे डर लग रहा है? मैंने इनको सारी चीज़ें बना के दी, मुझे आगे खड़े कर दो, मैं खड़ा हो जाता हूँ। थोड़ी सी बैकिंग दो, मैं सारे वकील खुद कर लूँगा, मुझे बोलने दो जाके। मैंने तो भेजा हुआ खत, तो मैं भी और देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम देता, नहीं तो मैं खुद चला जाऊँगा, खड़ा हो जाऊँगा जाके ICJ में इसके खिलाफ। मेरी एक दफ़ा एक बड़े ही इस हुकूमत के सरकर्दा बंदे से बात हुई। मैंने कहा ICJ में क्यों नहीं जाते हो? वो कहते जी अगर हम हार गए तो क्या होगा? वो मैंने कहा भाई हार ही जाओगे ना, तो आगे आपको क्या मिल रहा है? क्या आपने कश्मीर आज़ाद करा लिया है? और आप जब हारते हैं तो आप एक नई प्ली के साथ फिर जा सकते हैं ना। तो मेरा ख्याल यहाँ पे डरावा ज़्यादा है, डर ज़्यादा है, या कोई कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा हैं, या मोदी का जो एक RSS का एक जादू है शायद वो इधर भी चल गया। तो अल्लाह रहम करे कि हमें थोड़ा सा भी मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। अगर आप इसी तरह ही अपना स्पेस देते गए इंडिया को तो स्पेस वो लेता जाएगा। हमें सर, स्पेस नहीं आपने देनी कहा है। कि बहुत ही अहम इश्यूज़ पे, हमारे जो नेशनल इश्यूज़ है उस पर सुस्ती है। आप क्या समझते हैं कि CPEC एक फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो CPEC पे इस गवर्नमेंट में भी सुस्त रवि नहीं देखी गई? देखिए, टोटल 22 प्रोजेक्ट्स थे और आसिफ अली जरदारी साहब जब गए थे, मैं उनके साथ था जब ये CPEC का फैसला हुआ था। और ये हमने शुरू करना था वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से डाउनवर्ड। बाद में फैसला हुआ कि गवादार से ऑनवर्ड हम करते हैं और डेवलपमेंट उस तरह की होगी। अब ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो इट कम्स थ्रू द रोड्स, सिविलाइजेशन ट्रेवल्स थ्रू द रोड्स। तो अगर चाइना ने आगे हैं, 22 प्रोजेक्ट्स दिए, 22 में से 11 कंप्लीट हो गए हैं, 11 रहते हैं, सेमी फिनिश्ड हैं। उसके बाद 20 प्रोजेक्ट्स और हैं जो भी चलने हैं। और मैं समझता हूँ कि जो साथ लॉन्ग दी CPEC रूट जो आपके इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, आने वाले वक्त में आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब इंडिया नहीं ये चाहता कि ये हो, क्योंकि डाउन द लाइन फ्रॉम हॉट वाटर राइट टू दी
दी माउंटेन्स ऑफ चाइनीज़ माउंटेन, हम एक हो जाएंगे, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि CPEC को अगर ये जैसे ये इन्होंने कोशिश की है ख़राब करने की अगर ना होती, तो हम तो जा रहे थे वाया मस्कत डाउन द सी, जो प्रोग्राम था पुल बना के थोड़ा रास्ता था, और वी वर गोइंग टू अफ्रीका। तो ये तो अफ्रीका के साथ लिंक हो रहा था, और इधर से इंडिया ज़ाहिर है नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान और चाइना आगे बढ़ें और तरक्की के रास्ते पे जाएं। तो ये हमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, हमारे ख़िलाफ़ काम भी होगा, हमारे CPEC पे अटैक भी होंगे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो सकता खुदा ना करे किसी बड़ी सियासी शख्सियत की असैसिनेशन ना कर दे इंडिया, क्योंकि इंडिया इस वक्त बिल्कुल भुखलाया हुआ है आफ्टर इज ऑलमोस्ट डिफीट इन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान तो एक हिस्सा बन चुका हुआ था इंडिया का। और आपको पता है उसके तकरीबन 7 टेररिस्ट कैंप्स तो हमने आइडेंटिफाई करके दिए थे जो बॉर्डर के साथ साथ थे और कंधार तक थे। तो वो अभी उससे वो छीनता हुआ नज़र आ रहा है। उसे पता है कि ये अगर चला गया तो दुनिया की नज़र आ पाएगी उसके ऊपर कश्मीर पे। अब एक चीज़ और देखें इंटरेस्टिंग, ये मुसलमानों की बात करते हैं दैश वाले, और दैश ने अपना एरिया बनाया जो कि गलत है, जो भी उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को इधर सारा करके उसमें कहीं जिक्र नहीं कि कश्मीर आज़ाद कराएंगे हम। तो ये कौन से मुसलमान हैं? अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंडियन ब्रांडेड दैश वाले हैं, इनको पैसे मिलते हैं और महीने के महीने पैसे मिलते हैं। तो इसलिए जब तक उनका मंथली लगी रहेगी, ट्रेंड लोग हैं, उनके घरों को भी पैसे जाते हैं। ठीक है सेनेटर रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत ही मुफीद आपने बातें की। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।